हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। आज इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे ये इस एक्ट के प्रोविजंस क्या क्या थे, इसके ड्रॉबैक्स, इसकी कमियां क्या क्या थी। ये सारा हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने इसके पहले के जो एक्ट्स रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो ये सारे के सारे वीडियोस अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इनको जाके देख लीजिए, इनको कवर कर लीजिए, ताकि आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 अच्छे से समझ में आ सके कि इसमें जो प्रोविजंस थे वो क्यों थे, किस वजह से थे, क्योंकि हर एक एक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है। कोई भी आगे वाला एक्ट आता है तो उसका पिछले वाले एक्ट का उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, काफ़ी ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस होता है। उसकी जो ड्रॉबैक्स होती हैं पिछले वाले एक्ट की, उसी को दूर करने की कोशिश की जाती है अक्सर उसके आगे वाले एक्ट में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके पहले अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। तो अब हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सबसे पहले हम देखते हैं इस एक्ट के प्रोविजंस को। ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे हम इसके बारे में जानते हैं। फॉर द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल अ फिफ्थ मेंबर वॉज एडेड। नाउ देयर वर 5 मेंबर्स फ्रॉम होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू एंड फाइनेंस। ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था काउंसिल का, ठीक है, उसमें अब क्या कर दिया गया, एक 5वां मेंबर भी ऐड कर दिया गया। पहले क्या होते थे, इसमें 4 मेंबर होते थे, जिसमें कि एक लॉ मेंबर होता था और वो लॉ मेंबर भी है वो परमानेंट मेंबर बन गया था, यानी कि उसको भी वोट करने का राइट दे दिया गया था। ये हम पिछले एक्ट्स के थ्रू देख चुके हैं। तो अब क्या किया गया, जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, वायसराय की, जो एग्जीक्यूटिव वाली काउंसिल थी, वायसराय को अब एग्जीक्यूशन का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो वायसराय के अंडर कर दी गई थी। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक 5वां मेंबर भी ऐड कर दिया गया था। और ये जो 5 मेंबर थे काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो कौन कौन से थे। एक तो होम से था, ठीक है, एक मिलिट्री से था यानी कि डिफेंस, तीसरा लॉ से था, चौथा रेवेन्यू से था एंड 5वां फाइनेंस से था। ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन का क्या डेटा है, क्या ये सब रेवेन्यू के पास रहता था, मेंबर के पास, एंड फाइनेंस का जो कुछ भी होता था वो फाइनेंस वाला देखता था। लॉ, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनते थे, क्या कानून ले आना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं, ये लॉ मेंबर देखता था। डिफेंस का क्या काम होगा, ये मिलिट्री मेंबर, एंड होम अफेयर्स यानी कि बाकी की चीज़ें जो होती थी, डोमेस्टिक चीज़ें, वो कौन देखता था, होम अफेयर्स वाला देखता था। ये 5 मेंबर होते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ठीक है। A sixth member for the public works were added in 1874। जैसे कि अभी आप देखेंगे PWD होता है, ठीक है, तो वैसे उस टाइम पे होता था पब्लिक वर्क्स के लिए। छठा मेंबर जो था वो ऐड किया गया कब, 1874 में। ठीक है। 61 में ये एक्ट आया था और 1874 में छठा मेंबर जो पब्लिक वर्क्स के लिए था, सोशल वर्क्स नहीं कहेंगे आप उसको, पब्लिक वर्क मेनली, जो छोटे मोटे काम जो होते हैं रोज़मर्रा के, उन पे ध्यान देने के लिए, तो उसको ऐड किया गया कब, 1874 में। लॉर्ड कैनिंग, वायसराय एट द टाइम, इंट्रोड्यूस्ड द पोर्टफोलियो सिस्टम। वायसराय एट द टाइम यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो फर्स्ट वायसराय थे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जब आया था 57 के रिवोल्ट के बाद, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय का नाम दे दिया गया था। ठीक है। तो वायसराय, और फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसको कैबिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, जो कि आज हमारी कंट्री में फॉलो होता है। ठीक है। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि एक एक इंसान को, एक मेंबर को एक एक मंत्रालय दे दिया जाए, एक एक मिनिस्ट्री दे दी जाए। जैसे अभी आप देखते होंगे कि कैबिनेट में क्या होते हैं कि एक जो है डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, एक होम मिनिस्टर होते हैं, एक फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर होते हैं, है ना, उसके अंडर में सारे काम होते हैं, उनके अंडर में और भी सारे विभाग, बहुत सारे मिनिस्टर्स ये सारे होते हैं और काम करते हैं। हेड कौन होते हैं, ये होते हैं, और उसके ऊपर कौन होते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी तरह इस टाइम पे भी था। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, वायसराय थे, हेड थे। इसके अंडर में कैबिनेट सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, इट मीन्स जैसे आप ये देख रहे हैं होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, एक एक हेड का, एक डिपार्टमेंट का हेड सबको बना दिया गया था, एंड उसके अंडर में बाकी के सारे
काम होते थे, जिसको बोला जाता था पोर्टफोलियो सिस्टम या कैबिनेट सिस्टम। For legislative purposes, the Viceroy's Council was enlarged. Now there were to be between 6 and 12 additional members nominated by the Governor General. ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव, ये तो आपने एग्जीक्यूटिव का देख लिया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का देख लिया। जो लेजिस्लेटिव पर्पसेस थे, यानी कि नियम कानून जो बनते थे, वो नियम कानून बनाने का जो उद्देश्य था, वायसराय की काउंसिल को इस लहजे से, उससे मकसद से और थोड़ा एनलार्ज कर दिया गया और बड़ा कर दिया गया, क्योंकि अब नियम कानून ये सारी चीज़ें बनानी थी। तो लेजिस्लेटिव पर्पस से जो वायसराय की काउंसिल थी उसको और बढ़ा दी गई। पहले इसमें 6 से 12 और मेंबर ऐड कर दिए गए। ठीक है, पहले जितने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उससे और भी ज़्यादा 6 से 12 मेंबर यानी कि और अब ऐड किए जा सकते हैं, और वो नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर जनरल के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द काउंसिल इन 1862, नेमली द राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। इंडियंस का एडमिनिस्ट्रेटिव जब से 1853 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम थे वो ओपन कंपटीशन बेस्ड हो गए थे, लेकिन 58 में क्या किया गया कि इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, एंड 61 का जब एक्ट आया, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें पहली बार जो है इंडियंस को भी वायसराय की काउंसिल में, या बोलिए गवर्नर जनरल की काउंसिल में इंडियंस को भी ऐड करना स्टार्ट किया गया। हालांकि ये जो इंडियंस थे वो कोई मतलब कि निचले तबके के नहीं थे, ये एलीट क्लास के ही होते थे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट इंडियंस को ऐड करना इन्होंने स्टार्ट किया, काउंसिल में इंडियंस को रखना भी स्टार्ट किया। तो 1862 में 3 इंडियंस को काउंसिल में नॉमिनेट किया गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन कौन से? पहले राजा ऑफ बनारस, जो बनारस के राजा थे, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 इंडियन थे, पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल बोलिए वायसराय की काउंसिल में नॉमिनेट किए गए। ठीक है, एनी बिल रिलेटेड टू पब्लिक रेवेन्यू और डेप्ट, मिलिट्री, रिलीजन और फॉरेन अफेयर्स कुड नॉट बी पास्ड विदाउट द वायसराय एक्सेंट। ठीक है, तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट अफेयर्स थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट बिल होते थे, यानी कि रेवेन्यू से रिलेटेड, डेप्थ से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है, रिलीजन धर्म संबंधी, फॉरेन अफेयर्स यानी कि कहाँ लड़ाई करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बिना वायसराय की मर्जी के, ठीक है, या कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर कोई भी बिल बनता है तो उस पर वायसराय की रजामंदी, वायसराय का साइन होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, द गवर्नर जनरल ऑल्सो हैड द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस विदाउट द काउंसिल्स कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग इमरजेंसीज। यानी कि अगर स्टेट में, अगर ब्रिटिश इंडिया में किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी होती है तो सारा का सारा पावर गवर्नर जनरल के हाथ में आ जाता है या वायसराय के हाथ में आ जाता है, और वो विदाउट काउंसिल के, बिना किसी परमिशन से, बिना उनसे कुछ पूछे, किसी भी तरीके का ऑर्डिनेंस कुछ भी वो पास कर सकती है, कुछ भी रूल रेगुलेशन कुछ भी लगा सकती है। ये इतना गवर्नर जनरल या वायसराय को पावर दी गई। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन ब्रिटेन कुड ऑल्सो डिसॉल्व एनी एक्ट पास्ड बाय द गवर्नर जनरल काउंसिल। कोई भी एक्ट हो, कोई भी बिल हो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा पास किया गया, और वो पास तभी होगा जब उस पर गवर्नर जनरल का साइन हो या वायसराय का साइन हो। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था इंडिया के लिए ब्रिटेन में, आप देखेंगे इसके पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, जो कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें डिसॉल्व कर दिया गया था, और अब सिर्फ और सिर्फ एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो कि इंडिया के लिए ब्रिटेन में होता था, और उसकी काउंसिल में 15 मेंबर होते थे। ठीक है, और अब क्या हो गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और यहाँ पे क्या होता था, हेड इंडिया में वायसराय होता था और उसकी काउंसिल। तो वायसराय या गवर्नर जनरल की काउंसिल के द्वारा कोई भी बिल पास किया जाता है, गवर्नर जनरल की साइन के बाद वो एक्ट बन जाता है, उसके बावजूद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था उसके पास इतनी पावर होती थी कि वो उस एक्ट को डिसॉल्व कर सकता था, उस एक्ट को लागू होने से वो मना कर सकता था कि ये एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर कौन होता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वायसराय के भी ऊपर। This act restored the legislative powers of the governor in councils of presidencies of Madras and Bombay, which were taken away by the Charter Act of 1830.
थ्री, यानी कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उससे जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज थी उससे जो गवर्नर का काउंसिल में उनसे जो लेजिस्लेटिव पावर्स ख़त्म कर दिए गए थे। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनका जो लेजिस्लेटिव पावर्स था, यानी कानून बनाने संबंधी जो भी उनके पास पावर थे वो सब खत्म कर दिए गए थे और वो सारा का सारा पावर बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था और उसकी काउंसिल को दे दिया गया था। ठीक है, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट से जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था। इसका मेन रीज़न ये था। तो अब जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था तो उसकी पावर्स को बढ़ाने के लिए जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसको भी इसी के अंडर में, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में ये सारी की सारी प्रेसिडेंसीज आ गई थी। तो जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में होते थे, यानी ठीक है, और उसकी काउंसिल के द्वारा ही किए जाते थे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू वो जो लिया गया था इनका बॉम्बे और मद्रास का जो लेजिस्लेटिव पावर्स उनसे ले ली गई थी वो उसको रिस्टोर कर दी गई, यानी वो पावर्स उनको फिर से दे दी गई। यानी कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर्स थे और उनकी काउंसिल थी वो अब उनके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कि वो अपनी प्रेसिडेंसीज के लिए उनके हित के अनुसार अब कानून क्या कर सकते थे, बना सकते थे। लेकिन वो फाइनल आएगा वायसराय के पास ही, लेकिन एटलीस्ट अब वो उसको बना सकते थे। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कलकत्ता हैड एक्सटेंसिव पावर टू पास लॉज फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। जो कलकत्ता की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसके पास एक्स्ट्रा पावर होते थे। ठीक है, किसी भी लॉ को पास करने के लिए होल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया के लिए, जो पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया थी उसके लिए किसी भी तरीके का कोई भी लॉ कोई भी नियम कानून पास करने का एक्सटेंसिव पावर, यानी कि एक्स्ट्रा पावर होती थी सब। ठीक है, कलकत्ता का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके पास। अब हम देखते हैं इस एक्ट में कमियां क्या क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहले द काउंसिल कुड नॉट डिस्कस इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स एट ऑल विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो काउंसिल होती थी, ठीक है, वो चाहे बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल हो, मद्रास के, बॉम्बे के, या खुद वायसराय की काउंसिल, वो लोग जो है बिना हेड के, यानी कि बिना वायसराय, बिना गवर्नर के, बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल मैटर पे या किसी भी इम्पॉर्टेंट मैटर पे डिस्कशन नहीं कर सकते, या फॉरेन अफेयर्स के मैटर पे, फाइनेंशियल मैटर पे, रेवेन्यू मैटर्स पे, इन सब पे वो विदाउट वायसराय, विदाउट गवर्नमेंट के अप्रूवल के किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं कर सकते, कोई बिल नहीं पास कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था इसमें। दे हैड नो कंट्रोल ओवर बजट, उनका बजट पे कोई कंट्रोल नहीं होता था। वो ऊपर से जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से डिसाइड होके वो सब करके आता था, इनका बजट पे कोई कंट्रोल नहीं होता था। फाइनल पासिंग ऑफ द बिल नीडेड वायसराय's अप्रूवल, इवन इफ अप्रूव्ड बाय द वायसराय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कुड डिसअलाउ द लेजिस्लेशन। जो अभी हम पहले देख चुके हैं इसके प्रोविजंस में। ठीक है, यानी कि काउंसिल कोई भी जो है बनाती है नियम कानून, कोई भी लॉ बनाती है, तो कोई भी बिल है तो उसको पास करने के लिए वायसराय का फाइनल अप्रूवल होना जरूरी है, वायसराय की साइन होनी जरूरी है। और अगर वायसराय उस पर साइन कर भी देता है, उस बिल को पास भी कर देता है उसको एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इसके बाद भी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगर चाहे तो उसको उस लेजिस्लेशन को, उस कानून को डिसअलाउ कर सकता है, यानी कि उसको ख़त्म कर सकता है, उसका जो अप्रूवल था वो रद्द कर सकता है, उसके पास पावर थी इतनी। इंडियन एसोसिएटेड एज नॉन ऑफिशियल वर मेंबर्स ऑफ एलिट सेक्शंस ओनली। 1861 के चार्टर एक्ट में इंडियंस के लिए आप बोल सकते हैं ये पॉजिटिव चीज़ थी कि यहाँ पे इंडियंस को भी ऐड किया गया। 3 इंडियंस जो पहले ऐड किए गए, जो कि आपने पहले देखे इसके प्रोविजंस में। लेकिन इसके बावजूद इसमें ड्रॉबैक्स ये थे कि वो जो मेंबर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ एलीट सेक्शंस के होते थे, यानी कि जो राजा, महाराजा, जमींदार, इस सेक्शन के लोग होते थे, तीनों वही थे। ठीक है, और ये इंडियन मेंबर जो होते थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे, यानी कि जो कोई भी बजट हो गया या तो फिर कोई नियम कानून, कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछने का, इवन एक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना है उन्हें, किसी कानून, किसी नियम कोई पास हो रहा है, किसी पे चर्चा हो रही है, और अगर इंडियंस को कोई क्वेश्चन पूछना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, या इसमें इंडियंस का क्या प्रॉफिट है, या क्या नहीं,
वो कुछ भी ऐसा नहीं पूछ सकते। इंडियंस को इस चीज़ का भी राइट नहीं था। इंडियंस का बस इतना कि हाँ उन्हें नॉमिनेट किया गया था गवर्नर जनरल की काउंसिल में, और उनका काम ये था कि वो बस बैठे रहें एक कोने और सुनते रहें कि देखते रहें क्या चल रहा है। उनको क्वेश्चन पूछने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि एक बस उनको नॉमिनेट करके बैठा दिया गया था कि हाँ एक दिखाने के लिए कि इंडियंस भी अब गवर्नर जनरल की काउंसिल में है, लेकिन उनके पास किसी तरीके का कोई राइट कोई अधिकार नहीं था। एक क्रॉस क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछने का भी राइट उनके पास नहीं होता था। ठीक है, और जो मेंबर्स थे इंडियंस वो सिर्फ एलिट सेक्शन के होते थे, सिर्फ राजा महाराजा जमींदार ऐसे ही सेक्शंस के होते थे। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स थी जो कि हम आगे आने वाले एक्ट्स में देखेंगे कि इसमें किस तरीके से इसको इम्प्रूव किया गया, किस तरीके से चीज़ें बदली। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।